फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम करेंट्स अफेयर जो अप्रैल मंथ की जो लास्ट वीक का है उसको हम शेयर करेंगे। और ये आपके करेंट्स अफेयर आपके स्टेट पीएससी और आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, या फिर आपका कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदय कोटक समिति भारत में कॉरपोरेट प्रशासन से संबंधित है। आईसीएआई की अनुशासन समिति और अनुशासन बोर्ड की अध्यक्षता सबसे अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये करेंगे। और तीसरा इसका सीए, सीडब्ल्यूए और सीएस जो संशोधन विधेयक है कॉरपोरेट कुप्रबंधन से संबंधित कुछ जुर्माने और जुर्मानों को कम करता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए, बी, सी और डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए यानी उदय कोटक समिति। जो उदय कोटक समिति भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित है, तो ये इसका सही आंसर है। अब जानते हैं इसको। जैसे कि 2017 में बनी थी ये उदय कोटक समिति, जो भारत में कॉर्पोरेट जो भी कार्य होते हैं वो इसके से संबंधित हैं, उदय कोटक समिति से संबंधित के हैं। अगला है हमारा प्रश्न, सतलुज यमुना लिंक नहर के संबंध में निम्नलिखित कथन को विचार किया। यानी जो सतलुज यमुना लिंक के नहर है इनसे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे कि प्रस्तावना लिंक नहर की लंबाई पंजाब की तुलना में हरियाणा में अधिक है। यानी इसका कहना ये जो नहर की लंबाई है पंजाब के कंपेयर में ये कहाँ पे? हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और दूसरा, इस नहर के अंदर 3 नदियाँ को जोड़ेगी। कितनी नदी को जोड़ती है? जो सतलुज यमुना जो लिंक नहर है जो तो 3 नदियों को जोड़ती। तो इसका ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 3 नदियों वाला तो ये तो इसका रॉन्ग है। यानी कि इसमें से मात्र 2 नदियाँ, वो भी कौन सी है? एक सतलुज और एक यमुना। और बात करते हैं इसको डिटेल में। जैसे कि पंजाब में ये कितनी है? 122 किलोमीटर है और हरियाणा में 92 किलोमीटर। तो पंजाब में ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन कह रहा था हरियाणा में ज़्यादा है। और इसमें 2 नदियाँ आती हैं, वो भी सतलुज और यमुना। तो हमारा इसमें से कौन सा है? तो हमारा ये है, हमारा ये भी गलत है सेकंड वाला, और हमारा पहला वाला भी, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा है ना कि हरियाणा में। ठीक है, हमारा ऑप्शन है तीसरा, ग्रीन ग्रिड पहल एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला हमारा कथन है, इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग हेतु तेजी से संक्रमण की सुविधा के लिए सीमाओं के पार ऊर्जा ग्रिड को जोड़ना है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अमेरिका की ग्रीन ग्रिड पहल को एक साथ लाती है, और यह सूर्य की ऊर्जा के दोहन पर भारत को फोकस का पूरा करता है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ग्रीन ग्रिड पहल एक सूर्य विश्व ग्रिड। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। यानी कि पहला सही दूसरा गलत, और दूसरा सही पहला गलत, या फिर दोनों सही या फिर दोनों गलत। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है, तो हमारा राइट आंसर है ए वाला। यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत। यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग हेतु जो तेजी से संक्रमण की जो सुविधाओं के लिए सीमाओं के पार जो ऊर्जा ग्रिड को जोड़ता है, ये इसका काम सही है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अमेरिका की नहीं है। तो जैसे कि हम इसको डिटेल में जानेंगे, जो COP26 के दौरान जो भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हुई थी, जो ब्रिटेन सरकार द्वारा ग्रीन ग्रिड पहल को एक साथ लाकर इसको क्या किया था? लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा से आपूर्ति की विश्वसनीयता के मुद्दों का समाधान करना है, जहां सूर्यास्त के बाद बिजली उत्पन्न नहीं हो पाती है। यानी सूर्यास्त के बाद क्या नहीं, बिजली उत्पन्न नहीं होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड देशों को उन क्षेत्रों से सौर ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति देगा जहां उनकी हरित ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन का समय है। यानी कि उनकी जैसे कि एग्रीकल्चर इस्तेमाल के लिए हम मतलब कि जो सोलर एनर्जी है उसका यूज़ कर सकते हैं, भले ही अपनी स्थापित और क्षमता पैदा नहीं कर, मतलब जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट है आप उतना नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम कुछ परसेंट तो वो उसके कर सकती हैं सोलर एनर्जी से। जो हमारे पहला जो भंडारण की आवश्यकताओं को कम करने के लिए एक संभावित समाधान है, जो वास्तव में ऊर्जा संक्रमण की लागत को कम करेगा और ऊर्जा भंडारण की उच्च लागत को भी क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है UN जो इक्यासकोस है, उसका गठन 1945 में हुआ था। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, यह UN के 4 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं।
तो जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है पहला सही, दूसरा ऑप्शन पहला सही और तीसरा सही यानी कि दूसरा गलत, और पहला गलत, दूसरा तीसरा दोनों सही, या फिर हमारे तीनों ऑप्शन सही। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड वाला गलत है। इसके 4 संस्थाएं नहीं हैं और इसके पहला दूसरा सही। जैसे कि हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इसमें सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति शामिल है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो यूनेस्को है उसका गठन 1945 में किया गया था। इसमें 6 संस्थाएं होती हैं, इसमें 54 मेंबर हैं इसके, और ये आपसी बातचीत और नवाचार की सोच को बढ़ावा देता है, यानी कि एक सोच को पे कार्य करता है। और ये आपसी जैसे कि डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर और जो अंतर्राष्ट्रीय जो लक्ष्य होते हैं यानी कि एनवायरनमेंट को लेकर उस पर एक केंद्रीय मंच को प्रदान करता है अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जो पॉइजन पिल है जो सुर्खियों में रहता है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? पॉइजन पिल, आपके ऑप्शन है कंपनियों के अधिग्रहण एवं विलय से, स्नूकर के खेल से, तितली की एक जहरीली प्रजाति से, या एक जानलेवा ऑनलाइन गेम। जो पॉइजन पिन है जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कंपनियों के जो अधिग्रहण हैं या हम उसको विलय करते हैं यानी कि मर्ज करते हैं, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में आता है। यानी कि हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए ऑफर दिया। हालांकि ट्विटर का जो बोर्ड था इस डील के खिलाफ था। कथित तौर पर इसे और कठिन बनाने के लिए कंपनी के बोर्ड ने पॉइजन पिल रणनीति अपनाई। इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो पॉइजन पिल किसी कंपनी को जबरन अधिग्रहण से बचाने का एक तरीका होता है, और इस तरह से पॉइजन जो सीमित अवधि में शेयर धारक जो अधिकार योजना है, इसके तहत कोई भी कंपनी में 15% से अधिक की हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। इसमें अब कंपनी कुछ छूट के साथ दूसरों को कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति देती है, यानी कि आपके पास इसमें एक लिमिट हो जाए कि आप किसी भी कंपनी के 15% से ज़्यादा उसके शेयर को खरीद ही नहीं सकते। और इससे जो अधिग्रहण जैसे कि हम इस पर एक तरह से मालिकाना हक है वो भी नहीं जता सकते, तो इसकी कीमत भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अधिग्रहण मुश्किल हो जाता है और साथ ही कंपनी का अधिग्रहण करने की जो कीमत है वो इंक्रीज हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काला सागर के चारों ओर स्थित जो देशों के संबंध में निम्नलिखित में से जो घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप देशों को सही अवस्थित करें। तो हमारी जो सही घड़ियाँ हैं, यानी जैसे कि अगर इंडिया में 6 बजना तो मतलब कि और चाइना में कितना बजेगा और पाकिस्तान में कितना बजेगा, तो उस अकॉर्डिंग मतलब एक लाइन बेस चलना है। जैसे हमारा आधा घंटा इससे पाकिस्तान से ज़्यादा होता है और चाइना से कम, तो उसी बेस पर रखा है कि एक क्रम अवस्था में यानी कि एक अनुरूप में इसको अरेंजमेंट करना है। आपके ऑप्शन है रूस, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और तुर्की। तुर्की, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और जॉर्जिया। हमारा तीसरा ऑप्शन है यूक्रेन, रोमानिया, रूस, जॉर्जिया, बुल्गारिया एवं तुर्की, या बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया एवं तुर्की। तो यदि ब्लैक सी के अकॉर्डिंग हम देखें तो इनकी जो टाइम के इनकी सुई हैं, जो घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप देखा जाए तो कौन सी देश अवस्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा डी। तो सबसे पहले हमें कौन मिलेगा? बुल्गारिया, फिर रोमानिया, फिर यूक्रेन, फिर रूस, फिर जॉर्जिया और एक तुर्की। यानी हमारी जो वॉच होती है, वॉच किस अकॉर्डिंग होती है? वॉच हमारी इस तरीके से होती है, तो ये हमारी टाइमिंग होती है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें बुल्गारिया मिलेगा, फिर रोमानिया, फिर यूक्रेन, फिर रूस, फिर जॉर्जिया, उसके बाद हमें कौन मिलता है? तुर्की। हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं काला सागर में जो तैनात जो रूसी लड़ाकों के बेड़े में जो शामिल युद्धपोत जो मोस्कवा डूब गया है। बता दें कि कृष्ण सागर या हम इसको ब्लैक सी भी कहते हैं, एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेशस पर्वतीय क्षेत्र या अनातोलिया प्रायद्वीपीय एवं पठारी क्षेत्र से क्या हुए चारों तरफ से घिरा है। यह बॉस्फोरस जल संधि के जरिए मरमारा सागर से जुड़ा हुआ है। यह कर्च जल संधि द्वारा आजोव सागर से भी जुड़ा है। पश्चिम की ओर डॉर्डनॉल्स संधि है जो एचियन सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। इससे लगे हुए प्रमुख देश जैसे कि बुल्गारिया हुआ, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया एवं तुर्की हैं। इसमें इस सागर के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? तुर्की की है।
इसमें डैन्यूब, नीपर, निस्तर, डॉन, रियोनी, दक्षिण वेव और आदि नदियों द्वारा इसमें जलापूर्ति होती है। यानी कि इनकी जो जल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इनके जो किनारे होती हैं वो ब्लैक सी से कर लेते हैं। और ब्लैक सी में जो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी इसका, तो वो कौन करता है? टर्की करता है ब्लैक सी के साथ। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथन है। जो वर्णांधता होती है यानी कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, जिसमें ग्रस्त लोग जो होते हैं वो साफ साफ देख नहीं पाते हैं, बस कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाते, और यह बीमारी केवल जन्मजात होती है। तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन किया गया है, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है तो उसके फैक्ट कौन से हैं? क्या ये जन्म से होती है? तो आपके ऑप्शन है पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दोनों सही, ये हमारा एक भी सही नहीं। तो हमारा जो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, इसमें जो लोग होते हैं वो कुछ रंगों को मतलब कि डिफरेंस उसमें बता नहीं पाते, जो इसमें होते हैं हमारे रेड, ब्लू और हमारा ग्रीन। तो इन रंगों में जो अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं, वो इनमें मतलब क्लियर नहीं बता सकती, और ये जन्म से बीमारी नहीं होती है। तो हमारा इसमें कौन सा है? हमारा पहला सही, यानी कि हमारा आंसर ए। जैसे कि हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान, जो कहाँ है? पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर, को इन्होंने एक निर्देश दिया, एडवाइजरी दी है कि कलर ब्लाइंडनेस से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको फिल्म मेकिंग या एडिटिंग से जुड़े सभी कोर्स करने के लिए अनुमति प्रदान करें। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संस्थान में प्रवेश पाने के लिए की कोशिश कर रहे अगर कलर ब्लाइंडनेस से अगर कोई पीड़ित स्टूडेंट है तो उसको मतलब कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में वर्णांधता या फिर रंग बोध की अक्षमता भी कहते हैं। इससे ग्रस्त जो कुछ लोग होते हैं साफ साफ नहीं देख पाते, उन्हें रंग भी दिखाई नहीं देते, कुछ रंगों में विभेद यानी कि वो डिफरेंस नहीं बता सकते, जो इससे ग्रसित होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लाल, कभी कभी नीले रंग में अंतर समझ नहीं पाते हैं। मुख्यतः वर्णांधता एक जेनेटिक स्थिति यानी एक डीएनए की स्थिति होती है जो अभिभावकों से बच्चों में आती है, लेकिन कुछ मामलों में यह समस्या जो अल्जाइमर होती है, पार्किंसंस जैसी बीमारियां विषाक्त पदार्थों के सेवन से भी ऑप्टिक नर्व रेटिना को नुकसान पहुंचने पर बाद में भी हो जाती हैं, यानी जन्म से ही नहीं होती, ये बाद में भी आपको हो सकती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिंपल भाषा में जो फिल्म और टेलीविज़न जो संस्थान स्थित है हमारे पुणे में, वो इस बीमारी को लेके यानी ये जो कमी होती है कलर ब्लाइंडनेस की, तो उससे किसी भी को भी एडमिशन या उनको भी किसी इस बीमारी के चलते कॉलेज से बाहर ना किया जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट एट या फिर शेयर नॉट आउट नामक एक पहल की शुरुआत उपयोगकर्ताओं को बाल शोषण सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा ना करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह पहल किसके द्वारा की गई थी? रिपोर्ट एट और शेयर नॉट आउट। आपके ऑप्शन है यूनिसेफ, फेसबुक, गूगल समाचार या संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है बी, यानी कि फेसबुक के द्वारा। रिपोर्ट इट और रिपोर्ट शेयर नॉट आउट, जो फेसबुक की पहल है रिपोर्ट इट और नॉट शेयर इट, नागरिक समाज संगठनों जैसे कि आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण के सहयोग से की जा रही है। फेसबुक का उद्देश्य एक नई पहल की शुरुआत के साथ मंच पर बच्चों की रक्षा करना है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फेसबुक उपयोगकर्ताओं जैसे कि 1098 पर कॉल करके एक चाइल्ड लाइन इंडियन फाउंडेशन को इसकी रिपोर्ट करके ऐसी सामग्री की रिपोर्ट कर सकते हैं जहां बच्चे को खतरा हो सकता है। ओके, तो ये हमारा सही है। तो ये रिपोर्ट एट और ये नॉट शेयर आउट की जो रिपोर्ट की है वो किसने की है? फेसबुक ने की है। इसके जो CEO कौन है? मार्क जकरबर्ग है। ओके, सिंपल भाषा में। अगला क्वेश्चन है कैटो वॉइस जो COP 26 के दौरान जो भारत के नए लक्ष्यों में विचार है आपके जैसे कि जो कथन है 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के इंडिया ने एक रिकॉर्ड मतलब कि बनाया है कि 2050 तक हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दूसरा जो है भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% जो है अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंड होगा। तो इनमें से हमारा कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दोनों सही, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं। COP 26 बैठक के दौरान जो हमारे जो फैसले हुए थे तो उसका जो हमारा आंसर है तो यानी पहला गलत, दूसरा सही।
तो जैसे 2030 तक इनके जो 50% है, भारत ने 2070 तक रखा है टारगेट शुद्ध शून्य कार्बन का, ना कि 2050 तक। उत्सर्जन का जो लक्ष्य हासिल करने की जो प्रतिबद्धता इन्होंने क्या व्यक्त की है 2070 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वृद्धि के लाभों में शामिल ही है? कौन सा आर्थिक वृद्धि के लाभों में शामिल? ऑप्शन है संपत्ति सृजन, जीवन स्तर में सुधार करन होना, या सरकार के राजस्व में कमी होना। तो इनमें से कौन सा सही है? पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, सॉरी दूसरा तीसरा दोनों सही, पहला गलत, पहला तीसरा गलत, यानी कि अकेला दूसरा सही, या फिर हमारे तीनों सही है। तो आर्थिक वृद्धि के लाभों को शामिल है, तो हमारा कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है? तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे ये संपत्ति का सृजन करना, ये सही ऑप्शन है। जीवन स्तर में सुधार, ये भी हमारी आर्थिक वृद्धि होती है तो जीवन स्तर में सुधार ऑटोमेटिक हो जाता है, ये भी सही है। सरकार के राजस्व में कमी, लेकिन राजस्व में कमी करके नहीं कर सकते। जैसे आर्थिक वृद्धि का जो पहला लाभ होता है वो संपत्ति का सृजन करना, यानी कि अगर हम एक अच्छी इनकम होगी तो हमारे पास संपत्ति का सृजन होगा, यानी कि मकान बंगले वगैरह कुछ। और यह रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि करता है। तो यानी जैसे कि अगर हम संपन्न हुए तो हम चार अपने लिए चार लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। यह जीवन स्तर में वृद्धि करता है ऑब्वियसली, भले ही यह समान रूप से वितरित नहीं होती है। सरकार को अधिक राजस्व राजकोषीय लाभांश प्राप्त होता है। आर्थिक वृद्धि सरकार को परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए अधिक धन मुहैया कराती है। मांग बढ़ने से मशीनरी में नए निवेश होते हैं जो कि आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार का सृजन करते हैं। जितना ज़्यादा कि मैन्युफैक्चर होगा या प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा हमें रोजगार के मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? आपके ऑप्शन है अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है, आय के वितरण के बारे में कानून बनाना, राज्य द्वारा निर्णय किया जाता है कि क्या कितना अधिक उत्पादन करना चाहिए, या निजी संपत्ति की अक्सर अनुमति होती है। तो जो केंद्रीय जो नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या एक चीज़ नहीं है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, निजी संपत्ति की अक्सर अनुमति होती है। तो ये एक तरह से हमारा गलत ऑप्शन है। हालांकि जो प्रॉपर्टी का राइट्स वो हमारा छतवा राइट्स है, लेकिन वो अभी हटा दिया गया है। लेकिन जो निजी संपत्ति की जो अक्सर अनुमति होती है वो हमें किसी से भी नहीं लेनी पड़ती, तो ये केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता में शामिल नहीं है, यानी कि ये हमारा डी वाला ऑप्शन नहीं है। नियोजित यानी कि प्लान करके, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें राज्य का स्वामित्व आंशिक या पूर्ण होता है। अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य द्वारा यानी कि सरकार द्वारा ही किया जाता है। गौरतलब है कि हर अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था देखें तो हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें स्टेट की अहम रोल होता है, क्योंकि केंद्रीय अर्थव्यवस्था में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे साम्यवादी और समाजवादी, जैसे कि जो रूस और चीन पहले किया करते थे। केंद्रीय अर्थव्यवस्था को निर्देशित अर्थव्यवस्था या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या निर्देशित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। निर्देशित अर्थव्यवस्था में राज्य की कई तरह की भूमिका होती हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख तौर पर नियंत्रण, आय के वितरण, उनके उपयोग पर कानून बनाना, कितना और क्या उत्पादित किया जाना है यह निर्णय राज्य द्वारा लिया जाना, किस मूल्य पर बेचा जाना है यह भी राज्य द्वारा तय किया जाना, और निजी संपत्ति की अनुमति नहीं होना। तो निजी संपत्ति की अनुमति नहीं होती है और आपसे पूछा था दिया जाता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती के लाभ हैं? कौन सा है? ऑप्शन है कम लागत, अधिक पोषण मूल्य, या अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के माध्यम से सृजित आय। तो हमारा कौन सा सही है जो जैविक खेती के लाभ हैं? आपके ऑप्शन है पहला सही और दूसरी तीसरा गलत। ऑप्शन बी है पहला दूसरा सही तीसरा गलत, दूसरा तीसरा सही पहला गलत, या हमारे तीनों सही। तो जैविक खेती के जो लाभ हैं तो कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा डी। जो जैविक खेती होती है तो उसमें लागत भी कम लगती है, यानी कि हमें किसी भी प्रकार का यूरिया या खाद वगैरह हमें नहीं लेना। एक जैविक खेती यानी कि नॉर्मल खेती। अधिक पोषण मूल्य, ऑब्वियसली हम जिसमें इसमें अगर कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे तो 100% वो केमिकल फ्री होगी, तो ये एक अधिक पोषण उसमें होता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के माध्यम से आय के सृजित होना है। आजकल जो भी लोग हैं, जैसे कि हम इंडिया में सिक्किम पहला स्टेट है जो एक जैविक खेती कर रहा है इंडिया के अंदर। तो कि किसी भी तरह के कि केमिकल का फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना, यूरिया जो भी कि होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं केमिकल, तो उनको नहीं करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है,
तो हमारा डी ऑप्शन सही है। जैसे आजकल हम लोग खेती में काफ़ी महंगे और हानिकारक इनपुट जैसे कि रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जो भी खेती करते हैं उसमें से 100% में से हमारा 30% जो हमारी मतलब कि नेचर होते हैं, जैसे कि चिड़िया हुई, जो भी जानवर हुए, तो उनके लिए होता है। 70% हम ह्यूमन के लिए होता है। लेकिन हम वो 30% बचाने के चक्कर में उसमें कई तरह के कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, जिसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। जिनसे क्या होता है, तो इनसे निपटने के लिए इनमें महंगे हानिकारक इनपुट की जगह स्थानीय रूप से बने जैविक सामग्रियों का इस्तेमाल करके खेती की जाती है। और ये जैविक सामग्री होती है वो हम एक तरह से इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें हमें कई ज़्यादा हमारे डॉलर खर्च होते हैं। यही सामग्री को इस्तेमाल करके खेती की जा रही है, जैविक खेती कहते हैं। यह सस्ती भी होती है और निवेश एवं निर्यात पर अच्छा लाभ भी देती है। जैविक फसलों की मांग बढ़ रही है, यानी जो डिमांडेबल है जैविक फसल, काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ रही है। तमाम अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि जैविक खेती से पैदा होने वाले खाद्यान्न रासायनिक खेती के मुकाबले में ज़्यादा पोषण और युक्त होते हैं, यानी कि ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलते हैं, प्रोटीन वगैरह। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी भूमिका ऐसी है जिसके कारण उसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो कौन सी भूमिका है, यानी उनका कौन सा मेन रोल है जिसके कारण हम उसे अंतिम ऋणदाता कहते हैं, यानी कि लोन वगैरह। यह सरकार के एक बैंक के रूप में कार्य करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, यह विदेशी विनिमय का प्रबंधन करता है, यानी कि उनको मैनेजमेंट देखता है उनका, जो फॉरेन जो भी करेंसी होती हैं। यह वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं को क्रेडिट का विस्तार प्रदान करता है। यह मुद्रा नोट जारी करता है। तो इनमें से जो कौन सी भूमिका होती है जो इसे हम अंतिम ऋणदाता कहते हैं, तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन है, तुम्हारा सी। जैसे कि अगर कोई भी फाइनेंस कंपनी है, चाहे वो NBFC हो यानी नॉन बैंकिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, अगर किसी भी तरह का उनमें अगर क्राइसिस है फाइनेंशियल, तो ये RBI बैंक उनको क्या कहते हैं, एक तरह से वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट करता है या उनको क्रेडिट देता है कि वो दोबारा से अपने आप को मैनेज कर सकें और मार्केट में फिर रन कर सकें। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम से सही है। जैसे कि बैंकों के बैंक के रूप में जो हमें कहते हैं, जिसको RBI को कहते हैं। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि बैंकों के पास पैसा तो पर्याप्त रहता है, लेकिन अस्थायी तौर पर थोड़ी बहुत समस्या आ जाती हैं और उनके पास जो लिक्विडिटी होती है, साधारण भाषा में कहे तो करेंसी की कमी हो जाती है। ऐसे में वह किसी अन्य बैंक से उधार लेना चाहेगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा बैंक उस बैंक को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में वह बैंक सीधे RBI के पास जाएगा। RBI उसके बचाव में आगे आ सकती है, उसे उचित कर्ज दे सकती है। रिजर्व बैंक यह सुविधा बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बैंक को संभावित रूप से असफल होने से बचाने के लिए करती है, यानी कि बैंक पूरी तरीके से फेल ना हो जाए। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हुआ था PMC बैंक को लेके। PMC बैंक को लेके इतनी ज़्यादा मतलब कि हो गया था कि लोग बाग अपने डिपॉजिट की जो भी करेंसी थी उसको निकालने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे, यानी उनको डर था कि बैंक कहीं फेल ना हो जाए। तो फिर RBI ने उसको सपोर्ट किया। ऐसे ही अगर बैंक को फेल होने से बचाने के लिए, तो इसको असर अन्य बैंकों और संस्थाओं पर भी पड़ता है, क्योंकि लोगों का जो बिलीव होती है, विश्वास होता है, वो टूट जाता है। तो इसी वित्तीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक यानी कोई निगेटिव इफेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए बैंक उनको सपोर्ट करने आते हैं। अगर कोई अर्थव्यवस्था विश्व के किसी अन्य अर्थव्यवस्था के संपर्क में आती है, तो निम्नलिखित में से उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है उत्पाद बाजार संलग्नता, वित्तीय बाजार संलग्नता या कारक बाजार संलग्नता। तो आपके ऑप्शन कौन सा सही है, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही तीसरा सही यानी कि दूसरा गलत है, दूसरा सही तीसरा सही पहला गलत है, या हमारे तीनों सही हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारे कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन डी। जैसे कि विश्व की जो दूसरी अर्थव्यवस्था के संपर्क में आने से ज़्यादातर 3 प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। जैसे उत्पाद जो बाजार संलग्नता है, यानी कि हमारा ट्रेड जो कि हम दोनों देशों में करते हैं, यानी कि अगर हम माल खरीदते हैं तो हम माल बेचते भी हैं दोनों देशों में। तो यह उत्पाद बाजार में संलग्नता जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि ट्रेड में होता है। वित्तीय बाजार संलग्नता निवेशकों को भी, यानी कि अगर हमें अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, यदि हमारे यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो इससे रोज़गार मिलता है। तो विदेशी परिसंपत्तियों के बीच चयन का जो अवसर प्राप्त होता है, ये भी अच्छा होता है। कारक बाजार यानी फर्मों का उत्पादन के स्थान को चयन करके श्रमिकों को कहाँ काम करें, यह चयन करने की स्वतंत्रता होती है। इस कारक बाजार को संलग्नता होती है। ओके,
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने अभी तक हमारी सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा लाइक्स उतना ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलता है। आपके किसी भी तरह के डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।